हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्धारशाला। आज से हम एक नई मैनेजमेंट सीरीज के स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम मैनेजमेंट अप्रोचेस और उसकी थ्योरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। इन सभी को हम कंटिन्यूटी में ऑलमोस्ट 4 to 5 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो आप कोई भी वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड थ्योरीज। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे, और जितनी भी थ्योरीज या जितने भी हमारे अप्रोचेस को डिवाइड करा गया है वेरियस कैटेगरीज, उनके बारे में जानेंगे। हर थ्योरीज को अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी हम अगली वीडियोस में कवर अप करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। So we discuss the various historical and contemporary approaches to management theories. क्या करेंगे हम? सभी इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल और कॉन्टेम्पररी अप्रोचेस है मैनेजमेंट की, वो इसमें कवर अप करते हैं। देन दीज अप्रोचेस डेमोन्स्ट्रेट द एवोल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शंस, रोल, स्किल्स एंड इफेक्ट ऑफ अ मैनेजर ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम इन अप्रोचेस के थ्रू क्या देखने की कोशिश करेंगे, ये हेल्पफुल होंगे हमें डेमोन्स्ट्रेट करने में कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है डिफरेंट मैनेजरल फंक्शंस के अंदर, रोल्स के अंदर, स्किल्स के अंदर, एक मैनेजर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से वो चलाएगा। देन दीज थ्योरीज आल्सो एक्सप्लोर्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पूरे स्ट्रक्चर को ये हमको एक्सप्लोर करने में मदद करेंगे। इंडिविजुअल एफिशिएंसी मॉडल्स को हमें समझने में मदद मिलेगी। एंड वर्कर्स बिहेवियर, ऑब्वियसली ह्यूमन बिहेवियर और वर्कर्स बिहेवियर को हम इसमें प्रॉपर तरीके से रिलेटिवली साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स के ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो एज इन जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारी मैनेजमेंट अप्रोचेस का या थॉट्स का एवोल्यूशन हुआ था। तो ओल्डेस्ट एंड दी मोस्ट प्रोमिनेंट जिनको देखा जाता है, जो कंटिन्यूटी में हमेशा उसकी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ाने के ऊपर फोकस रखती हैं, वो हमारी क्लासिकल अप्रोचेस हैं। ठीक है, तो क्लासिकल अप्रोचेस हमारी ओल्डेस्ट अप्रोचेस हैं, जो 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी के बीच में ये लगभग स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले आती है हमारी क्लासिकल अप्रोचेस। अब क्लासिकल अप्रोचेस को जो इनमें मेजर हमारे 3 थ्योरिस्ट जिनको देखा जाता है, जिनका सबसे बड़ा योगदान इन क्लासिकल अप्रोचेस के अंदर रहा, वो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, हेनरी फ्योल थे और मैक्स वेबर थे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमारी, इन्होंने सबसे पहले जो थ्योरी इसके अंदर आती है वो हमारी 1880 में दी गई थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी 1880s में किसने दी थी? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। ठीक, नेक्स्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आई थी, ये आई लगभग 19 में। ठीक है, 1920s में। याद रखिएगा, मैं 20s एस लगा रहा हूं, 1920 नहीं। तो 1920 और 30 के बीच में जो एरा रहा है, उसके अंदर इसको डेवलप करा गया। ये हमें किसने डेवलप करी थी? हेनरी फेयोल ने। आप यहाँ पे इन दोनों की देख भी पा रहे हैं, ये फ्रेडरिक टेलर हैं और ये हेनरी फेयोल है। देन हमारी ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट थ्योरी आई 1940s के अंदर, और इसको देने का काम किसने करा? मैक्स वेबर। ठीक, नौकरशाही को लेकर जो थ्योरीज इसके बाद इसके अंदर डेवलप हुए, फर्दर इसके अंदर और डेवलपमेंट करके हमारी अप्रोचेस को और ज्यादा रिलेवेंट बनाया गया। ठीक, देन इसका जो एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप आया, जो ये डेवलप हुई और इसी के बेसिस पे डेवलप हुई, वो थी हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरीज। ये न्यू का मतलब होता है न्यू। इसको जैसे जैसे हम खुद भी मॉडर्न हुए, मॉडिफाइड हुए, हमने न्यू को भी न्यू कर दिया, तो न्यू क्लासिकल थ्योरीज आई। इसके अंदर अंदर हमारी 2 थ्योरीज को सबसे ज्यादा फोकस करके पढ़ाया गया है, देखा गया। तो एक थी हमारी पहली ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जो 1980s में आई थी, 1980s में आई थी, और इसको हमें दिया था एल्टन मायो ने। ठीक है, किसने दिया था? एल्टन मायो ने। नेक्स्ट हमारी आई थी बिहेवियरल साइंस अप्रोच थ्योरीज। ये लगभग 1950 के आसपास, 1950s के आसपास इनका आना लगा रहा, 1950, 60, फिर अलग अलग ये डेवलप होती गई। तो सबसे पहले इसमें मैस्लो ने अपना योगदान दिया, मैकग्रेगर, डगलस मैकग्रेगर ने
इनको डेवलप करने का काम किया। फिर फर्दर जब मैस्लो की थ्योरी आई थी तो इसको कॉन्ट्रडिक्ट भी करा, यानी इसमें मॉडिफिकेशंस भी करा और इसको कॉन्ट्रडिक्ट भी करने की कोशिश करी हर्जबर्ग ने। हर्जबर्ग ने अपनी थ्योरी के अंदर करा। ठीक है, ये हमारी दो हैं। उसके बाद हमारी लेटेस्ट जो अब करंटली हम चल भी रही हैं और जो एरा जिसके अंदर हम कंसिस्टेड हैं, और शुरू ये लगभग देखिए वहीं से हो गई थी, लगभग 1980s का जो दौर था ये लगभग वहीं से शुरू हो गई थी। तो ये हमारी कौन सी कहलाई गई? मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज। ठीक, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज हमारी पहली, इसमें हम देखते हैं क्वांटिटेटिव थ्योरी जो 1940s के अंदर आई, जिसको आर एम हॉटगेट्स ने दिया। ठीक, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम, ये ईयर, इनमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, जिसे कह सकते हैं हम बर्दाश्त करी जा सकती है। ठीक है, तो इन पे बहुत ज्यादा फोकस, इनके नाम की इवन स्पेलिंग्स के ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस करके जाइएगा। इनकी गलतियां आपके लिए मार्क्स को डिडक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। तो एग्जामिनर की मदद ना करिए, अपनी करिए। नेक्स्ट, सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं। 1950 में आई अगली जो थ्योरी इसके अंदर हमें देखने को मिली। 1950 के अंदर, 50 सॉरी 1950s के अंदर सिस्टम थ्योरी आई, जिसको कॉट्सन खान ने दिया। क्या? कॉट्सन खान। ठीक है, नेक्स्ट कंटिंजेंसी थ्योरी आई हमारी। ठीक है, 1960s के आसपास, और ये फर्दर डेवलप भी जरूरी 1980s तक भी गई। तो ये हमारी किसने दी थी? फ्रेड फिडलर। फिडलर कंटिंजेंसी मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, फ्रेड फिडलर, इसको सिचुएशनल थ्योरी भी कहा जाता है। तो आप इसके सभी नामों को, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी थ्योरीज के, तो इनके बारे में सभी एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी डिफरेंट, ये हमारी जो थ्योरीज थी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल एक एक करके इनकी थ्योरीज को हम पढ़ रहे हैं, कोशिश करते हैं इनके बारे में समझने की, और इनकी क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या इनकी लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म्स रहे जो एक्सेप्टेबल नहीं करे गए लोगों के द्वारा, वो भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारी थी व्हाट इज क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले हम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। देखिए ये अर्लीस्ट और ओल्डेस्ट आपकी थ्योरीज गिनी जाती हैं, जिनका एम्फेसिस किसके ऊपर रहा? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इनका जो एक ही मकसद रहता था, क्या? प्रोडक्टिविटी। कोई ह्यूमन रिलेशन नहीं, कोई आपस में इस तरीके से, एक तरीके से अगर हम कहें तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करते थे। ठीक, तो क्लासिकल क्या कहती थी भाई? इनका ज्यादातर एम्फेसिस रहता था ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रादर देन एम्प्लॉइज वर्किंग देयर इन, जो एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर इनका इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता था। तो क्लासिकल थ्योरी व्यूज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या देखते थे वो, किस तरह समझते थे कि एक मशीन है, और एम्प्लॉइज कौन है? बस उस मशीन के अंदर काम करने वाले वेरियस पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉइज को एक पार्ट्स, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे रिप्रेजेंट करा जा रहा था, और ऑर्गेनाइजेशन को उस ओवरऑल मशीन के तौर पे देखा जा रहा था। तो मशीन और उसके पार्ट्स का भैया ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्वियसली सिर्फ प्रोडक्शन करना होता है। इनसे और किसी चीज की उम्मीद नहीं करते ना आप मशीन से, काम निकलवाने के अलावा। क्या अपने जो टीवी हो गया, सिस्टम हो गया, कौन सा उसको आप बेड पे साथ में रख के आराम से उसके गद्दे पर सुलाते हो या खाना खिलाते हो? तो यहाँ पर जो फोकस होता है, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्टिविटी जनरेट करने के ऊपर रहता है ध्यान। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट किस चीज पे फोकस है? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। जैसा मैंने अभी क्या कहा था, ये किस चीज पे फोकस करती है भाई? सेंट्रलाइजेशन पे। लेबर स्पेशलाइजेशन एंड इंसेंटिव्स टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी। तो ये लेबर के लिए भी जो काम करते हैं ना, जिसमें हम जैसे हम ये हायर भी करते हैं, तो हम आगे इसमें इसकी एडवांटेज में पढ़ेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर ये ध्यान देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हम उसको वही काम या उसी तरीके के काम में उसको भेजेंगे। ठीक, तो वहीं इसका इंसेंटिव्स इनको उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिविटी को बेहतर करें, ऑप्टिमाइज करें। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स लिए गए, साइंटिफिक मेथड्स का भी यूज करा जाता है। बट यहाँ पे जैसा हमने कहा पहले ऊपर देखा कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपका जो ह्यूमन पावर है, मैन पावर है, उसको एक मशीन के पार्ट्स के तौर पे ही कंसिडर करा जा रहा है बस।
ठीक है, दे आर दी सपोर्टिव वंस। वर्क प्लेस आर सेग्रीगेटेड इनटू 3 अथॉरिटी लेवल्स। इसके अंदर वर्क प्लेस जो है 3 लेवल्स ऑफ अथॉरिटी के अंदर डिवाइड करा जाता है। पहला बिजनेस लीडर, जिसको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, जो लीड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। मिडिल मैनेजमेंट, जो हु रन्स द शो, क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, हु रन्स द शो। मैं इस लाइन को अपनी वीडियोस में सबसे ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि भाई मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो चलाने का काम बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही है। यही है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के शो को रन करते हैं। एंड लास्ट वन सुपरवाइजर या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए आपकी जो क्लासिकल थ्योरीज हैं या क्लासिकल अप्रोच हैं, इनको हम वेरियस नामों से भी जानते हैं। ये बहुत ध्यान से इनको समझिएगा, क्योंकि ये नेट एग्जामिनेशन है, स्पेशली बात करूं तो इन तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी को और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन वहां पर आपको अवेलेबल होंगे। तो एक तो इसको एम्पेरिकल स्टडी या एम्पेरिकल अप्रोच के नाम से जानते हैं, फंक्शनल, ठीक है, और लास्ट में मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच। इन 3 नामों से भी इसको जाना जाता है। बहुत सारे राइटर्स का या बहुत सारे आप कह सकते हैं कि रिसर्चर्स का क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज को डेवलप करने का योगदान है उनका, जिनमें से F.W. टेलर हैं, हेनरी फेयोल हैं, मैक्स वेबर हैं, यूनिक हैं, रैली हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, द क्लासिकल जो आपकी ये थ्योरी है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ये ट्रेडिशनल थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है कि किस टाइप की ये इसका माइंड सेट है, या किस तरीके के ये एस्पेक्ट को, थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका जवाब क्या होगा? ट्रेडिशनल थॉट्स को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेडिशनल थॉट्स के ऊपर ही ये बेस्ड होकर काम करती है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोटोटाइप इंडस्ट्रियल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड देयर मैनेजमेंट। तो किस चीज के ऊपर फोकस करता है? उसके स्ट्रक्चर पे और उसके मैनेजमेंट पे। तो हमने बात करा ना, एम्प्लॉयज के ऊपर इसका कोई ज्यादा ध्यान या वो नहीं रखते फोकस। चलिए एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कंसंट्रेट करें किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होती है भाई? उसका जो आंतरिक, ठीक है, उसका जो आंतरिक सिस्टम है, जो उसके वर्किंग है, तो ये किस चीज पर फोकस करती है? इट कॉन्सेंट्रेट ऑन द एनाटॉमी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एनाटॉमी, सॉरी एनाटॉमी के ऊपर से फोकस करा जाता है। किसके थ्रू? डिवीजन ऑफ लेबर, आई एम सॉरी, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक, ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? देखिए, इट अलाउज एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? किसी भी एम्प्लॉय के स्पेशलाइजेशन के ऊपर, और उसी के अकॉर्डिंग उसे काम करते हैं और फोकस रखते हैं। ठीक है, तो किस चीज पे है भाई? डिवीजन ऑफ लेबर पे और उसके स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ ऑपरेशन के ऊपर, जिस भी चीज में उसकी एक्सपर्टीज है। तो ये स्पेशलाइजेशन क्या होती है? ये नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस से बनती है। स्पेशलाइजेशन किस चीज से बनती है? नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। देखिए सॉरी, मेरा थोड़ी सी इस पर राइटिंग अच्छी नहीं आती है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। चलिए, तो किस चीज पे? स्पेशलाइजेशन पे होती है किसी भी एम्प्लॉय की। अब ये स्पेशलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस से बनती है, और यही उसको एक्सपर्टीज करती है उस पर्टिकुलर उसके फील्ड के अंदर। ठीक, नेक्स्ट इसकी एडवांटेज क्या है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर अकाउंट फॉर क्लियरिकल डिफाइंड रोल्स। हर एक का ऑर्गेनाइजेशन में रोल प्रॉपर और क्लियर तरीके से डिफाइन करा जाता है, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन उसको समझा दी जाती है। बेटर वेजेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। रेगुलर इंसेंटिव्स के ऊपर ध्यान रखते हैं, ताकि एम्प्लॉय अपने आप को अप्रिशिएटेड फील करे। याद रखें, यहाँ पर मोटिवेशन की उनकी कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ उनको अप्रिशिएट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये उसको मोटिवेशन के एस्पेक्ट से भी एम्प्लॉय देख सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दे आर लाइकली टू वर्क हार्डर एट देयर जॉब्स। उनको इस तरीके से करा जाता है, इनकी तरह पीछा पड़ा जाता है कि वो अपनी उस जॉब्स के ऊपर हार्डर, यानी और ज्यादा मेहनत से मेहनत काम करके दिखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो जैपनीज कल्चर, जैपनीज कल्चर के अंदर आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल वहां पर अगर ऑफिस का टाइमिंग 9 बजे है, अगर आप 9 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं, करेक्ट टाइम पे भी पहुंच रहे हैं, तो आपको इस नजर से देखा जाता है कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती या पाप कर दिया है।
वहां पर जितने भी लोग हैं कम से कम 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले जरूर अपने ऑफिस में आके बैठते हैं। 9 बजे जो भी आएगा, इसी तरीके से छुट्टी का टाइम अगर 6 बजे है, तो अगर जो 6 बजे ऑफिस को छोड़ रहा है जैपनीज कल्चर के अकॉर्डिंग, तो वहां उसे बहुत ज्यादा लेजी समझा जाता है। जैसे हमने बात है, थ्योरी एक्स वाले लोग समझे जाते हैं कि कंपनी के प्रति भाई ना इसकी कोई जिम्मेदारी मान रहा, ना कोई ये मेहनत कर रहा, ना इसका फोकस है, इसे सिर्फ घर जाना है, आराम करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 6 बजे को छोड़ रहा है, तो अपना आपको बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो 7 बजे जा रहे हैं, 7:30 जा रहे हैं, 8 जा रहे हैं, 9 जा रहे हैं। इवन जो पहले जा रहा है, मान लो 1 घंटे लेट भी जा रहा है ना, तो जो पहले जा रहा है वो पहले सबको सॉरी कह के जाएगा, सबको थैंक यू करेगा और सॉरी कहेगा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में आज आप लोगों से पहले जा रहा हूं। तो ये कल्चर को क्यों डेवलप करा गया? उन्हें समझाने के लिए जॉब की वैल्यू, ताकि ये और ज्यादा तरीके से मेहनत करें। तो ये देखिए, हम बता चुके हैं पहले से ही कि सेंट्रलाइज लीडरशिप को फॉलो करता है। देखिए, सेंट्रलाइजेशन में हम ये तो मान सकते हैं कि बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान नहीं है, रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं है, एम्प्लॉय अपना आपको क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइटेड महसूस कर सकते हैं। बट इसका एक फायदा जरूर है, क्या? क्विक डिसीजन मेकिंग, बहुत तेजी से डिसीजंस लेने की जो कैपेबिलिटी है वो सेंट्रलाइज के अंदर ही होती है। इससे वर्क फ्लो में तेजी आती है, काम करने की जो क्षमता है वो एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक, क्योंकि कोई और नहीं है जिससे पूछना है, जिससे सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म क्या है हमारे क्लासिकल अप्रोचेस के। देखिए, पहले अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन रिलेशन को ध्यान ही नहीं देता भाई, डिसरिगार्ड करता है, उनके ऊपर कोई फोकस ही नहीं है। दे डिसरिगार्ड दी ह्यूमन रिलेशंस, एम्प्लॉय की सोशल नीड्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, टीम वर्क के ऊपर इसका कोई फोकस नहीं है। वही बात है ना, काम निकलवाना है ना, कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट कर रहे हैं तो डंडे के जोर पे। टीम डेवलपमेंट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। तो टीम वर्क की हम बात करें, देखिए जब टीम वर्क की बात करते हैं तो अपने चैलेंजेस को साथ लेके आता है। किस तरीके से? एक अगर हम टीम बना रहे हैं तो उस टीम के अंदर बहुत तरीके के लोग हैं, सभी का अपना माइंड सेट है, डाइवर्सिफाइड है। तो यहाँ पर सबको काम करवाना जबरदस्ती से भी, वो भी एक तरीके से मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म है कि ये टीम वर्क के ऊपर ध्यान नहीं देता। टीम डेवलपमेंट की तो बात करता है, बट उस साथ में चैलेंजेस भी लेके आते हैं टीम डेवलपमेंट। ओके, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड अगर अप्रोचेस की बात करें तो न्यू क्लासिकल थ्योरी, हमारी जो न्यू क्लासिकल अप्रोचेस हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यू क्लासिकल अप्रोचेस दो वर्ड से मिलकर बनता है, न्यू एंड क्लासिकल। न्यू का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, न्यू का मतलब होता है न्यू, ठीक। और क्लासिकल का मतलब टू द वर्क बाय अ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स इन द 18th और 19th सेंचुरी। क्या है? जो काम करना है। क्लासिकल का मतलब जो पहले काम हुआ है इकोनॉमिक्स के द्वारा, सॉरी इकोनॉमिस्ट के द्वारा 18th और 19th सेंचुरीज के दौरान, ये हमारी क्लासिकल है, ओल्ड जिसको हम कह सकते हैं। ठीक, तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन। किसका वर्जन है? क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है, या उन अप्रोचेस का एक्सटेंडेड वर्जन है, उसको थोड़ा सा और फर्दर डेवलप करा गया। जिन चीजों में हमारी क्लासिकल अप्रोचेस लैक कर रही थी, इसमें उसके ऊपर ध्यान दिया गया। इट अराउज ऑफ द क्रिटिक ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो मैंने आपको बताया ना, जो जो प्रॉब्लम, जो जो क्रिटिक हमारे क्रिटिसिज्म हमारा हो रहा था क्लासिकल थ्योरी में, इसमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। थ्योरीज वर्क ऑन न्यू अप्रोचेस बाय यूजिंग क्लासिकल थ्योरी एट अ बेडरॉक बाय फोकसिंग। तो इसको एक बेस लेकर चले वो, ठीक। किस चीज को बेस लिया? क्लासिकल थ्योरीज को। अब उसमें क्या चीज मिसिंग थी? ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल साइंस। इन्हीं दोनों एस्पेक्ट के ऊपर इन्हें वर्क करा, मेहनत करा। तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे थ्योरिस्ट थे जिन्होंने काम करा, जिन्होंने हेल्प करी हमारी इसको समझने के अंदर। तो एल्टन मायो उनमें से एक थे, अब्राहम मैस्लो थे, डगलस मैकग्रेगर थे, चेस्टर बारलैंड, हर्बर्ट साइमन, ये कुछ ऐसे थ्योरिस्ट थे। देखिए, अगर हम अब्राहम मैस्लो की बात करें, हम सभी जानते हैं इन्होंने तो मोटिवेशन फैक्टर के ऊपर ही एक पूरी जो हमें हायरार्की दी थी, ठीक है। इन्होंने 5 वो हायरार्की आपको याद है तो दिए थे। तो अलग अलग नीड जैसे सेटिस्फाई होगी वैसे वैसे मोटिवेट होगा, तो ये इसका कहना था। और डगलस मैकग्रेगर एक्स वाई थ्योरी के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करी थी कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग कैसे होते हैं, हमें कैसे लोग चाहिए और कैसे बना सकते हैं हम उनको, ठीक है। चलिए
एडवांटेजेस की बात करते हैं। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम। ऑब्वियसली देखिए, जब हम नियो क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं, आई एम सॉरी, यहाँ पर नियो क्लासिकल, तो नियो क्लासिकल अप्रोचेस की जहां हम बात करते हैं, तो बिजनेस देखिए एक सोशल सिस्टम होता है, और ह्यूमन फैक्टर उसमें एक क्रूशियल एलिमेंट का रोल प्ले करता है। सोसाइटी किससे बनेगी? लोगों से बनेगी ना। लोग ही नहीं होंगे तो सोसाइटी कैसे बनेगी? और ह्यूमन को कहा, क्या कहा जाता है? सोशल एनिमल, राइट। ह्यूमन को सोशल एनिमल कहा जाता है। तो ह्यूमन फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है सोशल सिस्टम के अंदर। यही सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किस चीज के लिए? ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक, जब सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर उनके स्ट्रांगली हम डेवलप कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो सेटिस्फाई फील करेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी, नियो क्लासिकल अप्रोच का कहना था कि ये दोनों ही चीज कंबाइंड है, जुड़ी हुई हैं और एक साथ मिलकर ही चलती हैं। ठीक, द मैनेजमेंट शुड ऑल्सो डेवलप सोशल एंड लीडरशिप स्किल्स अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल। देखिए टेक्निकल तो आप उसको ट्रेनिंग देने से डेवलप कर देंगे, बट ये लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे? ये ट्रेनिंग से नहीं आती। कुछ हद तक आ भी सकती हैं, कुछ हद तक। ठीक है, जब हम लीडरशिप की थ्योरीज पढ़ेंगे तो हम उसमें बात करेंगे। पहली कैरिज्मेटिक थ्योरी होती है, जो कहते हैं कि भाई लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। और देन हम पढ़ेंगे ट्रेड थ्योरी, वो कहता है कि ठीक है, बॉर्न तो है, लेकिन अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनको ट्रेन कर दें, डेवलप कर दें, तो ये भी कैरिज्मेटिक थ्योरी से बन जाएंगे। तो यही बात ये कर रहा है कि टेक्निकल तो आप इसको सिखा देंगे, लेकिन लीडरशिप सिखाने के लिए आपको इनको सोशलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोक्रेटिक को हटा के थोड़ा सा हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक या लेजिस्लेचर को यहाँ पर लागू करने की कोशिश करी जाएगी। प्रोडक्टिविटी इज एन सॉरी इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी एम्प्लॉय मोरल। अभी यही बात करी ना कि एम्प्लॉय के मोरल से ही प्रोडक्टिविटी भी जुड़ी हुई है। एम्प्लॉय ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो कैसे अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा? ठीक, चलिए नाउ बात कर लेते हैं नियो क्लासिकल थ्योरी के क्या क्या क्रिटिसिज्म्स थे। द थ्योरी इज मर्ली, देखो ऑब्वियसली हमने पहले बात करी ना कि नियो क्लासिकल थ्योरी किसका एक्सटेंशन है? क्लासिकल थ्योरी का। ठीक, किसका है? क्लासिकल थ्योरी का, विच गिव्स अ डीप इंसाइट ऑफ द ह्यूमंस। ह्यूमन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डीप इंसाइट स्टडी करी गई। द थ्योरी इज आउटडेटेड एज द सिचुएशन। इसका एक जो हम बड़ा क्रिटिसिज्म ये कह सकते हैं कि अब ये आउटडेटेड हो चुकी है। क्यों हो चुकी है भाई? क्योंकि अब सिचुएशनल और कंटिजेंसी थ्योरीज आ गई हैं, जो बताती हैं कि इनके अंदर लूप होल है, नियो क्लासिकल थ्योरीज के अंदर, और उन लूप होल्स का हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि हमारी ये दोनों हमारी मॉडर्न थ्योरीज आएंगी, तो ये दोनों कैसी हैं ये हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए, इट अज्यूम्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन रन्स बाय ए सिंगल मेथड। ठीक, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट। तो देखिए न्यू क्लासिकल क्या कहता था कि एनवायरनमेंट से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन किस पे चल रही है? आप एक ही जैसा मेथड बना देंगे, चाहे आप ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलपमेंट के ऊपर ही कोई अपना सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, बट फिर भी जरूरी नहीं है कि आप अगर वहां लीनियंट कर दें, डेमोक्रेटिक कर दें, तो भी आपकी प्रोडक्टिव बढ़ेगी या ऑर्गेनाइजेशन बेहतर चलेगी। ये कोई क्या कहते हैं, नॉट थंब ऑफ रूल, राइट। कोई ऐसा नहीं है कि लिख दिया है तो ऐसा ही होके रहेगा, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर पीपल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सब क्लियर होगा अभी तक। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारी अप्रोचेस आती है, मॉडर्न अप्रोच टू मैनेजमेंट। one of the most helpful for the current organization and the current marketing environment, current management environment, current organizational environment which is related to the external and the internal both. ठीक, तो क्या कहता है? मैनेजर कॉन्स्टेंटली इम्प्रोवाइज एंड रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशन। आज के दौर में क्या है, मैनेजर को हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, अपना आपको रेगुलर कांस्टेंट बेसिस पे इम्प्रोवाइज करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं इतना रिजिड बन जाऊं कि मैं ऐसी पॉलिसीज बनाऊंगा इनको कभी चेंज ही नहीं कर सकता। नहीं भाई, आपको चेंज करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला पाओगे। ठीक, ओके। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किस चीज की है? एडेप्टेबिलिटी ऑफ मैनेजर। किस चीज के ऊपर बात करती है? कि एडेप्टेबिलिटी, मैनेजर कितनी चीजों को या कैसे एडेप्ट हो जाए, हर चीज में बेहतर तरीके से अपने आप को एडेप्ट कर ले और दूसरी चीजों को भी बहुत तरीके से
अपना अपने अंदर अडेप्ट कर ले। ओके, अडॉप्ट एंड अडेप्ट दोनों काम करें। दिस अप्रोच इज एन इंप्रूवमेंट अपॉन बोथ, दोनों की ही एक इंप्रूवमेंट थी, एक फर्दर एक्सटेंशन तो नहीं कहेंगे, देखिए हम इसको एक्सटेंशन नहीं कहेंगे, न्यू क्लासिकल, क्लासिकल का एक्सटेंशन जरूर थी, बट मॉडर्न आपकी क्या है, यहां पर ये एक्सटेंशन नहीं है, इनकी इंप्रूवमेंट है। जो कमियां थी, जिस तरीके के एनवायरमेंट को वो डेवलप कर रहे थे विद एन ऑर्गेनाइजेशन, ये उससे कंप्लीटली अपोजिट बात करने लगी। मॉडर्न अप्रोच टू मैनेजमेंट हैज थ्री बेसिक पिलर, तीन बेसिक पिलर हैं, या तीन बेसिक इनकी अप्रोचेस या थ्योरीज हैं। कौन कौन सी? क्वांटिटेटिव अप्रोच, सेकंड सिस्टम अप्रोच, कंटिंजेंसी अप्रोच। कंटिंजेंसी का मैंने आपको पहले ही बताया, क्या कहते हैं इसको हम? सिचुएशनल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल ही डिसीजन लिए जाएंगे या काम करा जाएगा, या कोई भी मैनेजमेंट का एस्पेक्ट हम इसमें देखेंगे। द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी असर्ट दैट ओनली मनी मोटिवेट्स एम्प्लॉय। तो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी का देखो एक और क्रिटिसिज्म जिसको हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे फोकस करिए। क्या? देखिए उसका ये मानना था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगर मुझे उसको फाइनेंशियली मोटिवेट करना पड़ेगा, उसका ये मानना था कि मैं उससे रिलेशन डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा दो, बोनस दो, इंसेंटिव दो, पर्क्स दो, जितना एक्स्ट्रा दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, वो चीजें हम उन्हें प्रोवाइड करें। बट आज की थ्योरी कहती है, मॉडर्न थ्योरी कहती है कि एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के सेवरल फैक्टर्स हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई है जो फाइनेंस से होता है, तो देखिए आप उसे कमीशन देंगे, बोनस देंगे, वो उससे मोटिवेट हो जाएगा, उसका काम चल जाएगा। कोई कहता है मैं रिवॉर्ड से ही होता हूं भैया मोटिवेट, मेरे को रिवॉर्ड चाहिए। कोई कहता है मुझे रिकॉग्निशन चाहिए। ठीक है, आप मुझे ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े ओहदे पे रख दें, सॉरी, बड़े ओहदे पे रख दें, बड़े आप स्टेटस मुझे दे दें, सैलरी चाहे मेरी बढ़ाए ना बढ़ाए, रिकॉग्निशन मिल रहा है, मुझे पहचान मिल रहा है, मेरे को इतनी बहुत है। मेरे मैनेजर ने आके कह दिया भाई जो मेरे काम का क्रेडिट है मुझे मिल रहा है, सैलरी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, चलो मैं फिर भी एडजस्ट करके चलूंगा, बट मेरे काम का क्रेडिट कोई और नहीं लेगा। रिकॉग्निशन चाहिए, पहचान चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो मेहनत कर रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप अभी तक क्लियर होगा। चलिए इसके बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो पहला आता है आपका इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखिए जब सिचुएशनल के अकॉर्डिंग आप चीजों को अडेप्ट करेंगे, ठीक है, आप पैसा नए इक्विपमेंट पे वेस्ट करने की बजाय, लगाने की बजाय सॉरी, न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, बिजनेस किस चीज पे फोकस करेगा? एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे। ठीक भाई, देखिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय के डेवलपमेंट से होती है कनेक्टेड। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट उसकी ट्रेनिंग से होती है, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, मॉडिफाइड होना चाहिए, तभी वो मार्केट में टिक पाएगा। ओके, सेकंड, इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट। मैनेजर कैन आइडेंटिफाई एंड इंप्लीमेंट प्रोसेस दैट टेक इनटू अकाउंट द नीड एंड वांट ऑफ देयर एम्प्लॉयज। मैनेजर को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज की नीड और वांट्स क्या है, हमेशा उसके कंसिडरेशन में ये बात होनी चाहिए, और यही एम्प्लॉय के मॉरल को बूस्ट करने का काम करता है। देखिए ठीक है, आपको सिर्फ हायर नहीं करने, ट्रेन नहीं करने, डेवलप नहीं करके अपने एम्प्लॉय को, अपने एचआर, अपने ह्यूमन रिसोर्स को आपको रिटेन करके रखना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये भाग गए तो कैसे करोगे? हर बार नए नए थोड़ी ना करते रहोगे, आप रखोगे, उन्हें ट्रेन करोगे, वो भी भाग जाएंगे। तो इन चीजों से हमें थोड़ा बचना है। चलिए नेक्स्ट, इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी। मैनेजर क्या कह रहा है? एडेप्टेबिलिटी बढ़ाने के काम करना चाहिए मैनेजर को। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो हो रहे हैं वो डिफरेंट मेथड और अप्रोचेस के थ्रू डील होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है? एक कोई लिखित या एक कोई ऐसी पत्थर की लकीर वाली बात नहीं है कि यही अप्रोच या यही सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में लागू होगा, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन होगी, जैसा ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे उसके सिस्टम और मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे हम लेंगे। लास्ट, स्ट्रेंथ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। मैनेजर हु नोज व्हाट टू लुक फॉर are better able to spot issues and begin formulating solutions। देखिए एक मैनेजर जब ये पहचान जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो वो बेहतर फॉर्मुलेटिंग सॉल्यूशंस को निकाल पाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा? बेहतर सॉल्यूशंस को वो निकालेगा, अडेप्ट करेगा और उनको रिमूव करने का काम करेगा जो आपकी इश्यूज आए हैं। दे कैन ऑल्सो, बहुत तरीके की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। मॉडर्न थ्योरीज के पास एन नंबर ऑफ मैथमेटिकल, स्टैटिकल और डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं जिसको वो फाइनल डिसीजंस लेने के लिए कर सकता है। जैसे हमारे
पर्ट हो गया, क्यूटी में पढ़ते हैं ना, पर्ट, सीपीएम, ठीक है, एफ टेस्ट, जेट टेस्ट, एन नंबर, बहुत तरीके के ऐसे आपके मैथमेटिकल और आपके स्टैटिकल आपके मेथड्स आ गए हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। ये